तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और लेक्चर में बेसिक मैथ के, जिसके अंदर आज हम कवर कर रहे होंगे पैराबोलिक ग्राफ और हाइपरबोलिक ग्राफ के बारे में। ठीक है, और लास्ट में हम सीखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा ये कोनिक सेक्शन के ग्राफ वाले सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडिंग अबाउट कैलकुलस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे फिजिक्स के पर्पज से। अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट देखा जाए तो इतना भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, नीट के एग्जामिनेशन में, बट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट उस लेवल का नहीं हम लोग करने वाले हैं। बेसिक लेवल से हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट हम लोग खत्म करते हैं अपना ग्राफ का सिलसिला। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक ग्राफ बनाता है? तो आंसर है यस। आंसर है इसका, गलत है, तो आंसर है इसका यस। यस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या बनाता है? एक पैराबोलिक ग्राफ बनाता है। अब कैसे? देखिए, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं, जनरल फॉर्मूला या फिर इक्वेशन, क्या हो जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, एकदम गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं और पैराबोलिक ग्राफ के इक्वेशन से इसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो क्या मेरे को कुछ नज़र आ रहा है? हाँ, वाई इक्वल टू एक्स पर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ मेरे को पैराबोलिक ग्राफ तो देख, बट ये प्योर पैराबोलिक ग्राफ का मतलब ऐसे पैराबोलिक ग्राफ होगा जो कि ग्राफ सॉरी जो भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को दो पॉइंट में या दो से ज़्यादा पॉइंट में कट करेगी। ठीक है, या फिर एक पॉइंट में भी कट कर सकती है। तो यहाँ पे हमें तीन अलग अलग वेराइटी के ग्राफ मिले, पैराबोलिक के तीन अलग अलग वेराइटी के ग्राफ मिले। कौन से मिल सकते हैं? अगर मैं अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो तीन अलग अलग ग्राफ मिलेंगे हमें। अगर आगे जाके देखेंगे अभी ग्राफ, तो ये देखिए, पहला हमें ग्राफ ये मिल सकता है। यहाँ पे मैं तीनों ग्राफ को आपको लिख के बताता हूँ। इस इक्वेशन से हमें तीन ग्राफ क्या क्या मिल सकते हैं उसको एक बार देख लें। पहला ग्राफ तो ऐसा मिल सकता है कि वो दो पॉइंट में कट कर सकता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, दो पॉइंट में कट कर सकता है एक्स एक्सिस को। कैसे, वही बताऊंगा। या तो वो कट ही नहीं करेगा किसी भी एक्सिस में। ठीक है, या तो वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो और वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस को डाउनवर्डली कट करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वाई एक्सिस को दो पॉइंट में कट करे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हमें ग्राफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए चलिए, अब हम देखते हैं आगे के प्रोसीजर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता था कि अगर हमें इस फॉर्मूले से, इस जनरल इक्वेशन से हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी हो, ठीक है, जिसको हम लोग एक्चुअल रूट्स भी बोलते हैं, तो उसके उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। आई होप आपको ये फॉर्मूला शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं याद हो। ठीक है, हाँ, बच्चे बोलेंगे यहाँ पर भैया मैथ इसीलिए छोड़ कर आए थे ताकि ये सारी चीज़ें हमें वापस ना पढ़नी पड़े। ठीक है, बट एक्चुअल में डार्क ट्रुथ यही है कि मैथ कभी पीछे छोड़ेगी नहीं। ठीक है, जितना मैथ को पीछे छोड़ना चाहोगे पर वो पीछे आपके आती है। ठीक है, तो ये रूट्स निकालने का हमारे पास एक क्या था, जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, जिसमें जिसमें आपका ये वाला जो हिस्सा है,
अंडर रूट वाला जो हिस्सा है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो हिस्सा है वो क्या है हमारा, उसको हम लोग बी नोट करते हैं। ठीक है, तो इसी की वैल्यू पे सब निर्भर करता है। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, और इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर तीन अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। अगर लेस देन जीरो हुए तो क्या होगा, टू रियल रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट नहीं, बस दो रियल रूट्स हमें मिलेगा, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, डी इज इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, नो रूट्स, हमें कोई भी रूट्स देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बातें हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तब हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, पहला कंडीशन को देखते हैं कि क्या कहता है। पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। पहले कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब क्या हो जाएगा, एक x1 निकलेगा एक x2 निकलेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो माइनस बी प्लस डी हो सकता है बाय टू, या फिर माइनस बी माइनस, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है प्लस माइनस दोनों में आ सकती है अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू, तो इसीलिए दो हमें डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ग्राफ है हमारा, पैराबोलिक ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में कट करेगा, जो कि x1 x2 दोनों, ठीक है, जो कि एक x1 होगा एक x2 होगा, जैसे कि ये यहाँ पे ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ को ऑब्जर्व, ठीक है। तो इस ग्राफ को ढंग से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव में आ सकता है, पॉजिटिव एक्सिस में एक आ सकता है, और एक आ सकता है नेगेटिव एक्सिस। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, या फिर बिना वाई एक्सिस को कट किए भी हमारा ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बिना वाई एक्सिस के भी ग्राफ बन सकता है, तो वो रूट्स के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना आ ही जाएगा, जैसे आप वैल्यू रखोगे तो ग्राफ अपने आप बनता जाएगा, ठीक है, बस आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा भी कुछ आ सकता है, ठीक है, ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा भी आ सकता है, ये हमारे पास वन, यहाँ पे ये टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, वहाँ पे आप अपना ग्राफ देख के बना सकते हो, अगर आपको ये सारी बातें ध्यान रखें। तो ये बात हो गई हमारे पास पहले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या कहता है हमें, दूसरा केस ये कहता है कि अगर हमारे पास बी जीरो के इक्वल, अगर बी ये वाला वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये दूसरा केस हम पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सेकंड केस हमारे लिए क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू जीरो, अगर डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास नो रूट्स की सिचुएशन आ जाएगी। नो रूट्स मतलब x1 और x2 दोनों जो रूट्स की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी माइनस बी अपॉन टू, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ हमारा जो पैराबोलिक ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, किसी एक पॉइंट पे ये एक्सिस को एक्स एक्सिस को कट करने वाला है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ग्राफ कैसा बनेगा, एक पॉइंट में सिर्फ कट करेगा और किसी पॉइंट में भी एक्स एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ये बनेगा x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू माइनस बी बाई टू
ये बात हो गई हमारे सेकंड केस। ठीक है, सेकंड। और लास्ट वाले केस की अगर हम बात करें, लास्ट वाला केस हमारे पास था थर्ड केस, जहाँ पर डी इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, नो रियल रूट्स हमारे पास मिल रहे थे। ठीक है, नो रियल रूट्स का यहाँ पे था हमारे पास, कोई भी हमारे पास रियल रूट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता, वो ग्राफ बनता अगर ए पॉजिटिव होता और ए नेगेटिव होता, दोनों के लिए यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, तो दो अलग अलग ग्राफ मिलते हैं हमें। ठीक है, एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ और एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि मैं दोनों ग्राफ के बारे में बता चुका हूँ कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ कब बनता है और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ कब बनता है। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ बनता है आपका जब ए पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो हमारे पास अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ बनेगा, बट एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा क्योंकि यहाँ पे नो रियल रूट्स हमें मिल रहा। ठीक है, तो ये ए लेस देन 0 पे और ये ए ग्रेटर। आई होप आपको ये पैराबोलिक ग्राफ का आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी पैराबोलिक ग्राफ मिल जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है, ताकि आपको ग्राफ बनाने में और भी इजी। ठीक है, और भी easy। यहाँ पे देख लीजिए एक बार सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख दे रहा हूँ। ठीक, पहली बात ये कि अगर हम कोई भी इक्वेशन हमें गिवन, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, y में कुछ एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, इफ वी ऐड इन अ y, ग्राफ मूव्स डाउन। कोई भी वैल्यू अगर हम y में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू अगर हम y में ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये कैसा ग्राफ है, यहाँ पे ये -2 का मतलब क्या, y में हम एडिशन कर रहे हैं प्लस 2 का। तो जब भी हम क्या करेंगे, y में कुछ ऐड करेंगे। ठीक, y में कुछ ऐड करेंगे तो जो पैराबोला ग्राफ जाएगा हमारा, ग्राफ जाएगा, ग्राफ मूव डाउन। ठीक है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, सेम केस फॉर एक्स। अगर हम एक्स में कुछ एडिशन कर रहे हैं, अगर हम एक्स में कुछ एडिशन कर रहे हैं मतलब वाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम एक्स में एडिशन कर रहे हैं मतलब वाई में कुछ अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, मूव्स अपवर्ड। ग्राफ क्या होगा, मूव्स अपवर्ड। यहाँ पे पैराबोला ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ। ठीक है, तो ये बात। अब बात करते हैं कि ग्राफ कब लेफ्ट जाएगा कब राइट। ठीक, उसके लिए 2 पॉइंट है, लेफ्ट के लिए 1 पॉइंट और राइट के लिए 1 पॉइंट। अगर हमें लेफ्ट मूव कराना है पैराबोलिक ग्राफ को तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में एडिशन करना। तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है, अगर हम एक्स में एडिशन कर रहे हैं वाई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे दो चीज़ हो रही है ना। यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पर एक्स में हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, एक्स में एडिशन हो रहा है पर वाई में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ बनेगा। बट एक्स में एडिशन हो रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है, ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो केस होगा, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको तो देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक यही कहता है कि ग्राफ कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, जो कि है हाइपर।
हाइपरबोलिक ग्राफ का इक्वेशन क्या है? हाइपरबोलिक ग्राफ का इक्वेशन क्या है? तो हाइपरबोलिक ग्राफ का इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लोग ने क्या देखी थी, इलिप्स में देखी थी, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता थोड़ा सा है, बट हल्का फुल्का साइन का इशू है। साइन का चेंज है। साइन का चेंज कैसा है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ये ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, इलिप्स की इक्वेशन में बीच में प्लस, इलिप्स की इक्वेशन में बीच में प्लस। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक ग्राफ कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। हाइपरबोलिक ग्राफ कुछ हमें यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यू कैन सी हाइपरबोलिक ग्राफ लाइक दिस और दिस। ठीक है, तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हाइपर। तो हाइपरबोलिक ग्राफ में अलग अलग ग्राफ आता है, बस हमें एक ही ग्राफ के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर। उसका इक्वेशन अलग रहता है हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपर, तो हमें सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ को पढ़ना है, उसका इक्वेशन जानना है बस। तो चलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ को मैं यहीं पे इक्वेशन लिख देता हूँ। ये होता है आपके पास y इक्वल टू 1/। ठीक है, जब भी किसी भी इक्वेशन में y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो वाला ग्राफ हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। कैसा दिखता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ? कुछ ऐसा दिखता है, मैं यहाँ पे रफली डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, जहाँ पर किसी भी इक्वेशन में अगर आप देखो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के, तो वहाँ पर आपके पास आ जाए। जैसे कि अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैट में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है। ठीक है, हाइपरबोलिक, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि y और x का जो एक्सिस है, वो ग्राफ से कभी आपस में टच नहीं, ठीक है, ग्राफ से आपस में कभी भी टच नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सट्रीम वैल्यू है इन्फिनिटी। एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, इसीलिए ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते हैं, ना कि वाई एक्सिस ना कि एक्सिस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसी के अंदर हाइपरबॉलिक से थोड़ा सा मिलता जुलता थोड़े दो ग्राफ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, एक आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है उसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में भी यहाँ पे एक बार नजर मार। तो अगर आप कहीं पर भी इक्वेशन मिल जाए ऐसा y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, या फिर आपको ऐसा कोई ग्राफ मिल जाए y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस, दोनों ही आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, दोनों ही आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो यहाँ पर आपके पास कैसा आएगा, कैसा आएगा यहाँ पर ग्राफ, ग्राफ आपका बनेगा कुछ, दो ग्राफ बनेंगे आपके इन दोनों के। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है, नेगेटिव है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्या है यार ये gadget। तो यहाँ पे आपको ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वाले का ग्राफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग एसिम्प्टोट भी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि एक समय में आकर वैल्यू क्या हो जाती है, वाई की कांस्टेंट हो जाती है, तो इसको हम लोग एसिम्प्टोट ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये आपकी बात हो गई सारे ग्राफ्स की, सारे ग्राफ्स की यहाँ पे बात हो गई है। तो आपका जो भी मेजर पोर्शन था यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, सारे ग्राफ्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो ये सारे ग्राफ्स की आपकी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, और ग्राफ कैसा दिखता है वो भी ध्यान रखना है, और कहीं पर भी इक्वेशन दिखे उसको कंपेयर करना है ग्राफ की इक्वेशन से, तब जाकर आप ग्राफ को इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। ठीक है,
अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व में हम सिर्फ दो टाइप के कर्व के बारे में पढ़ेंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर्व के बारे में पढ़ेंगे, एक साइन और एक कॉस। साइन और कॉस के ग्राफ के बीच में हमेशा 90 डिग्री का गैप रहता है, पाई/2 गैप रहता है। ठीक है, क्यों ऐसा रहता है देखिए, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ग्राफ हम पढ़ेंगे। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, +1 से माइनस, +1 से माइनस। अगर हम इसका कर्व बनाना चाहे, तो कैसा कर्व बनेगा, यहाँ पे कर्व बनाना चाहूँ तो कैसा कर्व बना सकता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ में दिखाऊंगा पिंक कलर से और कॉस एक्स में। ओके, इसमें हमसे हो नहीं रहा है, इसे देखते हैं जरा। इससे भी बात नहीं बन रही है, हाँ सेट वाला देखिए, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ तो ठीक है, यहाँ पे साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है, इसको हम लोग साइनोसॉइडल ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें अभी ढंग से ग्राफ बन नहीं रहा है, तब पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, तो देखें। ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये आपके पास है साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पे हर एंगल क्या है, एक पाई/2 का फेज डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये एंगल हो जाएगा पाई/2, ये एंगल हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई/4, ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, सेम है, -पाई/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस का पाई, माइनस का पाई/4, माइनस का। ठीक है, अगर हमें क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो कॉस एक्स का, ये आपका ग्राफ किसका हो गया, साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे कि कॉस एक्स हमारे पास क्या रहता है, कॉस एक्स क्या रहता है, पाई/2 का पीछे रहता है। ठीक है, पाई/2 पीछे रहता है, मतलब अगर हम चालू करना चाहें इसके ग्राफ को तो कुछ ऐसे चालू। ठीक है, जब इसका मैक्सिमा होगा तब इसका मिनिमा आएगा, और जब इसका मैक्सिमा आएगा तब साइन एक्स ग्राफ का मिनिमा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख के बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ये आपका कॉस एक्स वाला ग्राफ है। ठीक है, ये आपके पास कॉस एक्स वाला ग्राफ है। ठीक है, तो मैं इसकी क्या करूँगा, अभी नोट्स भेज दूंगा बेसिक मैथ के पूरे चैप्टर की। ठीक है, वहाँ पे आप पूरा ग्राफ अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, यहाँ पे डायग्राम अभी ढंग से बन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जो साइन एक्स है वो कॉस एक्स ग्राफ से 90 डिग्री पीछे चलता है। कैसे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो साइन 90 प्लस जो एक्स हम लोग बोलते हैं, जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, ASTC रूल देख रहे थे, तो वहाँ पे क्या देखा था हम लोग ने, साइन 90 प्लस एक्स को हम लोग कॉस एक्स भी लिखते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री यहाँ पर साइन का ग्राफ आगे चलेगा एज कम्पेयर टू द कॉस एक्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक मेजर पोर्शन खत्म होता है ग्राफ वाला, जिसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन, स्लोप, इंक्लिनेशन, पैराबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ, एलिप्टिकल ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ, सबके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है, बेसिक नॉलेज ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे कैलकुलस वाले पार्ट को, तो वहाँ पे जरूर आइएगा। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।